अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज के वीडियो में सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 38 का मुकम्मल रिव्यू आपके सामने पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आखिरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के वज़ीर बन गए। वज़ीर शरकू का इंतकाल हो गया और अब 250 साल पुरानी फ़ातिमी खिलाफत के ख़ात्मे का वक्त आ चुका है। नाज़रीन इकराम, हर चीज़ पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक ऐसे वाक़े की तरफ बढ़ना चाहूँगा जो पिछली किस्त में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया, और ये वाक़या कोई आम नहीं बल्कि एक तारीखी वाक़या है। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या है वो अल्फाज जो विलियम ऑफ टाइम ने पिछली किस्त में अपनी किताब में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बहादुर चचा और नूरुद्दीन जंगी के एक ताकतवर अमीर के मुतल्लिक लिखे। तारीख में आज भी ये अल्फाज मौजूद हैं जो विलियम ऑफ टाइम ने अमीर शरकू के मुतल्लिक लिखे थे। तो इससे मालूम होता है कि अमीर शरकू किस कदर बहादुर और नडर जंगजू था कि दुश्मन भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर थे, और उन्होंने अपनी किताबों में अपनी आने वाली नस्लों को बताने के लिए उनके अजीम कारनामे कलमबंद किए। शेरको का इंतकाल सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। तारीख के मुताबिक भी और सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के अंदर भी इसे अच्छे तरीके से हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह हर सिपाही, हर जवाज अमीर शेरको से मोहब्बत करता था, उसके हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहता था। मगर इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत, इतना एहतराम उसे अपनी इंसाफ पसंदी और बहादुरी की वजह से मिली थी। इसके अलावा अगर बात करते हैं कारतगीन के बारे में, तो पिछली किस्त में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स कारतगीन के थे, और ख़ासकर उस दौरान जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने वफादार सिपाहियों को मिस्र के ओहदों पर फैज़ कर रहे थे, अस्त्रिस बे, बोस्कुच, इब्राहिम और उर्फाली वगैरह। तो उस दौरान कारतगीन की शक्ल वाकई में देखने वाली थी। ये बेचारा ये सोच रहा था कि सारे के सारे वजीफे तो उनके सिपाहियों को मिल चुके हैं, अब मेरे लिए मिस्र के अंदर क्या बचा है। और वैसे कारतगीन की सोच भी पॉजिटिव थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसे से कारतगीन सलाहुद्दीन की मदद कर रहा है और मिस्र के अंदर सबसे ज़्यादा कारनामे कारतगीन के ही हैं। मगर जब बारी बारी सलाहुद्दीन अय्यूबी के सारे अल्प्स को ओहदे दिए जा रहे थे, तो कारतगीन की बारी में बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो गई। बहरहाल नाज़रीन इकराम, आखिरकार कारतगीन की बारी आ भी गई, और अचानक से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कारतगीन के सामने एक ऐसा ओहदा रखा जिसकी वजह से कारतगीन ना सिर्फ खुश हुए बल्कि कह के मारने लगे, और हैरत भरी निगाहों से सलाहुद्दीन की तरफ देखने लगे कि मैं क्या था और आपने मुझे क्या बना दिया। यानी कि मेरा काम तो हर वक्त खजाना लूटना था, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुझे खजाने का मालिक बना दिया। बहरहाल कारतगीन के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि सलाहुद्दीन ने हमें इंटरटेन करने के लिए कारतगीन के साथ इस तरह का शुगल लगाया है, और सलाहुद्दीन भी बहुत ज़्यादा अरसे से उकता गया था, इसीलिए इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी थी। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं गायद लोज़िनान और चेतिलोन के बारे में। एक तरफ तो कारतगीन हर वक्त कुछ न कुछ करता रहता है, और दूसरी तरफ चेतिलोन पिछली किस्त में तो इसने हाथ ही कर दी। जब इसके ऊपर पादरी पानी के छींटे लगा रहा था, तो जब भी पानी की छींट इसके ऊपर पड़ती तो इसे बहुत बड़ा धचका लगता। बहरहाल नाज़रीन इकराम, सर्दी वैसे भी बहुत ज़्यादा है, और अगर आपने कभी तजर्बा करना हो तो देहातों के हजाम की तरफ चले जाएं, वो आपको बताएगा कि ठंड किस तरह लगती है। ठंडे पानी के छींटे लगा लगा कर आपका कबाड़ा कर देगा। और यहाँ पादरी ने चेतिलोन के साथ भी वही असर किया जो हमारे इलाके का हजाम हमारे साथ करता है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, जब चेतिलोन तख्त पर बैठने वाला था तो बेरन की एंट्री हुई और इसने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, और इसकी सारी की सारी खुशी गायब हो गई, क्योंकि लॉर्ड बेलियन कभी भी नहीं चाहेगा कि एबिलियन और यहाँ के रहने वाले लोग रेनॉल्ड चेतिलोन जैसे शैतान के हवाले किए जाएं। इसीलिए बेलियन ने पिछली किस्त में अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बहुत कुछ किया और चेतिलोन की गर्दन पर तलवार रख दी। मगर बादशाह अमाल्डक ने समझदारी से काम लिया, क्योंकि अगर बादशाह अमाल्डक बेलियन को कत्ल कर देता या फिर इसकी फांसी का हुक्म सुना देता, तो इनके पास एबिलियन में रहने वाली आवाम को ज़िबा करने के अलावा कोई और चारा ना होता। और बेरन की तरह यहाँ की आवाम भी बहुत ज़्यादा गैरतमंद है, और कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि हमारे इस शहर पर हुकूमत करने वाला एक खलीस आदमी हो जिसको किसी चीज़ का इल्म ना हो, और वह मासूम लोगों का कातिल और एक बेरहम जंगजू हो। क्योंकि नाज़रीन इकराम, रेनॉल्ड चेतिलोन तारीख के मुताबिक भी एक गलीज़ तरीन इंसान था, और सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के अंदर भी इसे वैसा ही दिखाया गया है। इसीलिए आपको पिछली किस्त में रेनॉल्ड चेतिलोन के खिलाफ आवाम का ये रिएक्शन देखने को मिला है। मगर बादशाह अमाल्डक भी बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। ये उन लोगों को ओहदों पर फैज़ कर रहा है जो इसकी सल्तनत के दुश्मन हैं, जो इसकी बादशाहत के दुश्मन हैं, और वो है लॉर्ड गाय और चेतिलोन। क्योंकि चाहे गायद लोज़िनान हो या फिर रेनॉल्ड चेतिलोन, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। ये देखेंगे यहाँ से इनको फ़ायदा होगा तो वही काम करने के लिए बादशाह अमाल्डक के साथ हाथ मिलाएंगे। और लॉर्ड गाय वो वह शख्स है
जिसके हाथ में चेतिलॉन जैसे शैतानी दिमाग वाले शख्स का पट्टा है। और नाज़रीन इकराम, लॉर्ड गाय भी चेतिलॉन को सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और जैसे ही इसे अपना मकसद हासिल हो जाएगा तो ये चेतिलॉन से जान छुड़ाने की भरपूर कोशिश करेगा। और अब नाज़रीन इकराम, मिस्र की वज़ारत सलाहुद्दीन अय्यूबी के कंधों पर है। और अब सलाहुद्दीन के लिए ये फैसले करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म मानना है और दूसरी तरफ अपने उस ख्वाब को पूरा करना है जो नूरुद्दीन ज़ंगी का भी ख्वाब है, और वो है कुद्स पर हुकूमत करना और सरेब की जगह उस चाँद को नमूदार करना जिसकी बरसों से ख्वाहिश की जा रही है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने दिल में वो मोहब्बत, वो प्यार और आँखों में वो इश्क और बसीरत लिए मिस्र पर हुकूमत कर रहे हैं। और मिस्र के अंदर जो हालात इस दौरान चल रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन इकराम, दरगाम और शहवार की यहाँ पर हुक्मरानी करने से मिस्र के लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और अब मज़लूमों पर जुल्म को रोकने के लिए और ज़ालिमों से उनके किए दरे का बदला लेने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मिस्र के लिए हुक्मरान भेजा है। और पिछली किस्त में जब एक मालिक अपने गुलामों पर जुल्म कर रहा था तो वो सीन बहुत ज़्यादा कमाल का था, क्योंकि नाज़रीन इकराम, पिछले दौर में गुलामों के साथ बुरे और बेरहम मालिक इसी तरह का सलूक किया करते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर जंगजू भेजे जिनकी वजह से जालिम का खात्मा हुआ और इस्लाम का बोलबाला हुआ। और इसके अलावा पिछली किस्त में खलीफा की एंट्री भी हो चुकी है और यह भी खुलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुखालिफ आ चुका है। नाज़रीन इकराम, खलीफा हज़रत का सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा खौफ ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि सलाहुद्दीन यहाँ की फातमी खिलाफत का खात्मा करके अब्बासी खलीफा के तहत यहाँ पर हुक्मरानी करना शुरू कर दे। मगर नाज़रीन इकराम, शायद खलीफा ये नहीं जानता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का यहाँ आने का मकसद ही यही था कि यहाँ की शिया खिलाफत का खात्मा किया जाए और अहले सुन्नत का निज़ाम यहाँ पर कायम किया जाए। और नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त में आपने जौहर से ये अल्फाज सुने होंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में औरतों पर अहले सुन्नत वल जमात को फ़रोग़ दे रहा है और मदरसों और खरगाहों वगैरह से फातिमी का खात्मा करके वहाँ पर सुन्नी स्कॉलर को लगा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये वाक़यात कोई आम नहीं बल्कि तारीख़ी वाक़यात हैं। तारीख़ के मुताबिक भी सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र से फातिमी खिलाफत का खात्मा करने के लिए सबसे पहला काम यही किया था कि उसने मसाजिद, मदरसों और सुकूनों से अहले तशी हज़रात को हटाकर उनकी जगह सुन्नी उलमाए किराम को लगाया था। तो पिछली किस्त में ये सारे के सारे वाक़यात दिखाए गए और खलीफा के सामने भी सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा कि अगर आप मेरी कही हुई बात नहीं मानते और 2 दिन में सारे का सारा माल गनीमत मेरे पास नहीं लाते तो आज के बाद मिस्र के अंदर जुमा के खुतबे में फातिमी खलीफा की बजाय अब्बासी खलीफा का नाम लिया जाएगा और मिस्र के अंदर मैं अब्बासी खलीफा के तहत हुक्मरानी करूँगा। तो नाज़रीन इकराम, अब आने वाली किस्तों में यही वाक़यात दिखाए जाएंगे कि खलीफा बीमार पड़ जाएगा और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर 250 साल पुरानी फातिमी खिलाफत का मुकम्मल तौर पर तख्ता उलट देंगे और मिस्र की मसाजिद में जुमा के खुतबों में फातिमी खलीफा की बजाय अब्बासी खलीफा का नाम लिया जाएगा। और यूँ सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकसद में कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह अगला मकसद सलाहुद्दीन अय्यूबी का बैतुल मुक़द्दस की फ़तह का होगा। तो नाज़रीन इकराम, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।